हाँ, ये टॉपिक है 73वें संविधान संशोधन के पूर्व और बाद में पंचायती राज व्यवस्था। ये टॉपिक मैंने पहले बताया कि आपके सिलेबस में 3 जगह इसका उल्लेख मिलता है और तीनों जगह सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर के फर्स्ट पार्ट में है पॉलिटी में, और सेकंड पार्ट में सोशियोलॉजी में 2 जगह है। यूनिट 3 हम पढ़ रहे हैं ये, और यूनिट 5 में भी इसको दिया गया है ना। और यूनिट 5 में तो खैर पहले भी था, जो पुराना सिलेबस था सोशियोलॉजी का, उसमें भी पंचायती राज व्यवस्था यूनिट 5 में था, और अभी भी वही है, बस उन्होंने यहाँ पर अलग से जोड़ दिया है ना। तो देखा जाए तो थोड़ा सा अंतर है वर्डिंग में, लेकिन चीजें सब वही पढ़ना है। मतलब जो भी यूनिट 5 के हिसाब से पढ़ना है वो चीज यहाँ भी पढ़ना है, और वही चीज लगभग आपके पॉलिटी में भी पढ़ना है ना। और क्वेश्चन भी सब वही आ रहे हैं, पिछले बार जो क्वेश्चन आए लगभग वही क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ अलग से क्वेश्चन इसमें नहीं आए सोशियोलॉजी में। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो ये बहुत सारी चीजें इसमें मैंने दी हुई है। इसका इंट्रोडक्शन, इसका फिर अर्थ है, इसकी जो विशेषताएं लक्षण है, तो इसके गुण हैं, दोष है। 73 अमेंडमेंट के पूर्व पंचायती राज व्यवस्था, गुण दोष, ये 73 अमेंडमेंट के गुण दोष है। 73वें संविधान संशोधन के पहले किस तरह की पंचायती राज व्यवस्था काम कर रही थी, और उसके बाद की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। फिर मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का डिटेल है, फिर उपलब्धियां, समस्याएं हैं, सुझाव है, फिर दोनों में अंतर है। 73वें संविधान संशोधन के पहले की पंचायती राज व्यवस्था और उसके बाद की पंचायती राज व्यवस्था में अंतर यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, और लास्ट में कंक्लूजन। तो इस तरीके से हमें इस टॉपिक को पढ़ना। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा से प्रेरित मानी जाती है। पंचायती राज व्यवस्था गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा से प्रेरित है। उसके आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्टार्टिंग हुई, प्रारंभ हुआ। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना गया है ना। मतलब जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, उनमें एक बड़ी उपलब्धि पंचायती राज व्यवस्था को माना जाता है, क्योंकि इतनी सफल व्यवस्था कहीं भी नहीं है। किसी भी देश में इस तरह की व्यवस्था इतनी सक्सेस नहीं है जो इंडिया में इतनी सक्सेस। गांव कितने पिछड़े थे, उनकी कितनी कैसी स्थिति हुआ करती थी, आज गांव का जो विकास हो रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान पंचायती राज व्यवस्था का माना जाता है। तो इस तरीके से सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जाता है भारतीय संदर्भ में पंचायतों से। तो गांव के चौमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इनको संविधान दर्जा प्रदान करके इनके अधिकारों को सुरक्षित तथा सुनिश्चित किया गया। ऐसा आपको जो है इंट्रोडक्शन बताना है। इसको गांधी जी से भी स्टार्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, कई तरीके से स्टार्ट इसको किया सकता है। इसका इंट्रोडक्शन पंचायती राज व्यवस्था का जो क्वेश्चन है, मतलब मान के चलो कि आपको सेकेंड पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चन आने आना है, एक आध लॉन्ग क्वेश्चन और एक 7 मार्क्स में या 2 मार्क्स में भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। पिछले बार भी आए हैं। तो ये तो ऐसा है कि इसको अच्छे से तैयारी कर लेना है, और प्रीलिम्स में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, पंचायत से, पंचायत नगर निकाय से बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो, जिससे आपको प्री और मेंस कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाए, है ना। ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बताया है कि हम गांधी जी के स्टेटमेंट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। गांधी जी का कहना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, यदि गांव नष्ट हो जाएंगे तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो
गांधी जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत में गांधी जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गांव के चहुमुखी विकास के लिए, गांव के समग्र विकास इन ऑल राउंड डेवलपमेंट कहा जाता है कि विकास के लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, जिससे 73 संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान करके उसके अधिकारों को सुरक्षित तथा सुनिश्चित किया। बस इस तरीके से आपको जो है इसका इंट्रोडक्शन देना, मतलब गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, गांधी जी के स्टेटमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, या गांव में यहां से भी स्टार्ट कर सकते, गांव में विद्यमान विभिन्न समस्याओं का निराकरण करके या उनको समाप्त करके उनके चहुमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, जो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है, जिससे 73 अमेंडमेंट के तहत संविधान दर्जा प्रदान करके इनके अधिकारों को सुरक्षित तथा सुनिश्चित किया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे मैंने स्टार्टिंग के तरीके बता दिए, कैसे कैसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक आध जगह तो आपको मान के चले कि लॉन्ग आने ही, तो आपको इंट्रोडक्शन तो लिखना ही है ना, मतलब एक क्वेश्चन चाहे वो फर्स्ट पार्ट में आए चाहे वो सेकंड पार्ट में आए, आना सेकंड पेपर में ही, तो एक क्वेश्चन लॉन्ग तो लगभग मान के चलो कि आ ही जाए, क्योंकि 3 जगह इसका उल्लेख है। तो एक लॉन्ग मान लो, एक 7 मार्क्स में या 2 7 मार्क्स में आ सकते हैं, एक आध कभी आए तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इतना सारा पंचायती राज से आपको आने की संभावना है, और प्री में भी आना है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके रखना है आपको। अब इसका अर्थ क्या है, पंचायत का अर्थ क्या होता है ना। देखिए, पंचायत जो है, पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ हम भी दो 3 तरीके से बता सकते हैं। इसका एक तरीका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से हम स्टार्ट कर सकते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, है ना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर गांवों के शासन को संचालित करने के लिए स्थापित की गई व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था कही जाती है ना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर गांव के शासन को संचालित करने के लिए स्थापित की गई व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई। एक डेफिनेशन यहाँ भी लिखी हुई है, गांव का शासन संचालित करके गांव का विकास सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। ये भी एक डेफिनेशन है। इसके बाद फिर मैंने दूसरी तरीके से डेफिनेशन बताई है, देखो, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर ऐसी व्यवस्था जो गांव के चहुमुखी विकास के लिए ग्रामीण स्तर पर शासन का संचालन करती है, उसको कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो ये भी एक अर्थ बदल सकते हैं हम लोग, प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब एक ही होता है ना। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर देश के शासन को संचालित करने वाली व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था कही जाती है। या प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर देश में गांव के चहुमुखी या समग्र विकास के लिए ग्रामीण शासन को संचालित करने वाली व्यवस्था प्रजातांत्रिक पंचायती राज व्यवस्था कही जाती है। तो अलग अलग तरीके से हम इसको बता सकते हैं, है ना। तो ये पंचायत का अर्थ है। पर्टिकुलर आपको 2 मार्क्स में पूछ सकता है ना, क्योंकि देखो पंचायत हम पढ़ते बहुत है, लेकिन अगर आपने पहले सोचा नहीं है और पंचायत का अर्थ लिखने को आ जाए तो वही आपको लिखने में प्रॉब्लम आएगी। आपने कभी पंचायत का अर्थ नहीं सोचेगा, पंचायत का अर्थ अगर आ जाता तो क्या लिखेंगे, कि पंचायत आपने पूरा पढ़ लिया है ना, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ लिया, 73 अमेंडमेंट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, और पूछी क्या उसने एक छोटी चीज पूछ ली, अर्थ। यहां से हम स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में आपने विचार ही नहीं किया कि यार अर्थ हम अगर आता है तो कैसे लिखेंगे। तो वहां पर आप लिख तो आएंगे टूटा फूटा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लिख पाएंगे, जिससे आपको 3 मार्क्स मिलता है। जैसे ये मैंने बताया, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित
गांव के चहुमुखी विकास हेतु ग्रामीण शासन का संचालन करने वाली व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था कही जाए। तो इसमें तीन चीजें हो गई। एक तो ये बता दिया कि ये प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, दूसरा बता दिया कि ये समग्र विकास के लिए गांव के काम करती है, और ये गांव में शासन का संचालन करती है। तो इसमें सारी चीजें लगभग समाहित हो गई। तो ऐसी स्थिति में आपको 2 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो ये है पंचायत का अर्थ, पंचायती राज व्यवस्था का। इसके बाद फिर इसमें मैंने ये बताया है कि 3 स्तर जो है इसके हैं वो किस तरह से काम करते हैं, 3 कौन कौन से स्तर हैं और कौन कौन सी इकाई। देखिए, राज्य सूची के अंतर्गत आता है ये विषय, है ना। राज्य सूची के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट भी लिखा है इसमें। जब राज्य सूची की प्रविष्टि है 5, एंट्री 5, अभी आगे जाकर इसका मिलेगा। राज्य सूची की जो एंट्री है 5, प्रविष्टि हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में एंट्री बोला जाता है। एंट्री का मतलब क्या है, जो पॉइंट्स दिए रहते हैं ना, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है। तो इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं उनको बोलते हैं प्रविष्टि, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं एंट्री। तो उसमें 5वां पॉइंट है वो, जहां पर इसका जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? स्थानीय स्वशासन का भी जिक्र है, स्थानीय शासन का भी जिक्र है। दोनों वर्ड इसमें कहे गए, है ना। 7वीं अनुसूची की जो राज्य सूची है उसमें जो 5वें नंबर का पॉइंट है, 5वें नंबर की प्रविष्टि है, वहां पर जो है इन दोनों टर्म यूज किए गए हैं। कौन कौन से? स्थानीय स्वशासन और स्थानीय शासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आती है, और लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है नगरीय निकाय की व्यवस्था। ये मैं ऐसी चीज बता रहा हूं कि जो बच्चे कई बार पढ़ लेते हैं चीज को, लेकिन इस चीज को ध्यान नहीं दे पाते। यहां से अगर क्वेश्चन आ गया तो 90% बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, 90% बच्चे कि स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन किसको कहा जाता है। कई बार बच्चे 10 बार 15 बार पढ़ लेते हैं पंचायत, नगरीय निकाय, लेकिन इस चीज को गौर नहीं करते हैं कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत क्या है, संविधान के अंतर्गत स्थानीय शासन के अंतर्गत क्या है। दोनों टर्म यूज किए गए हैं उसमें। कहां पर? राज्य सूची की 5वें नंबर के पॉइंट, है ना। तो स्थानीय स्वशासन इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है। इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था है। स्थानीय शासन के अंतर्गत नगरीय निकाय की व्यवस्था है। जो 74 अमेंडमेंट पे आता है वो यहाँ पर नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हमें 73 ही पढ़ना है। 74 हम पढ़ते हैं पॉलिटी के अंतर्गत। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत आती है, और इसमें जिले स्तर पर जिला पंचायत है, विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत है, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है। लेकिन अगर हम 73 अमेंडमेंट की बात करें तो उसमें जनपद पंचायत भी नहीं लिखा हुआ है, विकास खंड भी नहीं लिखा हुआ है। 73 अमेंडमेंट जो है उसमें कहीं भी जनपद पंचायत वर्ड यूज नहीं किया गया। उसमें लिखा है मध्य स्तरीय पंचायत, मिडिल पंचायत। उसमें मध्य स्तरीय पंचायत लिखा है और इंग्लिश में मिडिल पंचायत लिखा है। मध्य स्तरीय स्तर पर मध्य स्तरीय पंचायत ऐसा लिखा हुआ है। उसमें ना तो विकास खंड लिखा है और ना ही जनपद पंचायत लिखा है। ये हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बोल रहे हैं, बाकी ये तो वही लिखे हैं, ग्राम पंचायत लिखा है, जिला पंचायत लिखा है। लेकिन ये जो बीच का स्तर है इसके लिए संविधान में मध्य स्तरीय पंचायत वर्ड यूज किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति ने इसको पंचायत समिति कहा है, और हम इसको मध्य प्रदेश में कह रहे हैं जनपद पंचायत। ऐसा है, तो इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। खैर उस पर आगे और हम बात करेंगे। तो ये इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था काम करती है।
देखिए, अगर 73 अमेंडमेंट का उल्लेख आता है तो फिर उसमें मिडिल पंचायत आएगा, मध्यश्री पंचायत। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर उल्लेख करना है तो उसमें फिर यही आएगा। हाँ, अगर आपको 73 अमेंडमेंट की विशेषताएं पूछते हैं या उसके प्रावधान पूछते हैं, प्रोविजन पूछते हैं, तो फिर आपको वही लिखना है, मिडिल पंचायत, मध्यश्री पंचायत। एमपी के संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था आपको लिखना है तो फिर आपको यही टर्म यूज करना पड़ेगा। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति के संदर्भ में बताना है तो उसमें पंचायत समिति पर उल्लेख आता है ना। ठीक है, ऐसा। फिर इसकी विशेषताएं हैं, बहुत जनरल है, कॉमन है, बहुत ज्यादा कोई स्पेसिफिक नहीं है। गांव के समग्र विकास के लिए ये काम करती है, पंचायती राज व्यवस्था करती है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ये हमने अर्थ में पढ़ लिया है ना। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर इसको गठित किया गया है ना। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि इस तरह की व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर अधिकार हो और जिससे जनता जो है शासन के संचालन में डायरेक्टली हिस्सा ले सके, है ना। मतलब जनता को ज्यादा अधिकार होना, निचले स्तर पर जनता को ज्यादा अधिकार होना, जिससे जनता जो है शासन के संचालन में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा ले सके, उसको कहते हैं प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो पंचायती राज व्यवस्था में पाया जाता है। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख किया गया है, वहां से पंचायती राज व्यवस्था का उद्भव माना गया है ना। ऋग्वेद में एक्चुअली दो टर्म यूज होते हैं, सभा और समिति। राजा को सहायता प्रदान करने के लिए सभा और समिति दो संस्थाएं यूज होती हैं। तो सभा मतलब निचले स्तर की संस्था और समिति मतलब उच्च स्तरीय संस्था। तो सभा यानी ग्राम सभा और समिति यानी संसद, जैसे संसद राज्य विधानमंडल, इस तरह से उसको कहा गया है। तो सभा से ही ग्राम सभा या पंचायती राज व्यवस्था का उद्भव माना गया, ऐसा कहते हैं। स्थानीय जनता के सहयोग से ग्रामीण शासन संचालित किया जाता है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। पंचायती राज व्यवस्था है उसमें ग्रामीण जनता के सहयोग से, प्रत्यक्ष सहयोग से जो है ये व्यवस्था संचालित होती है। ये मैंने भी बताया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 तथा 7वीं अनुसूची की राजसूची प्रविष्टि 5 मैंने भी बताया था, स्थानीय स्वशासन के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। यानी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख कहां पर किया गया है? मूल संविधान में अगर कहें तो ये किया गया है आर्टिकल 40 के अंतर्गत, और 7वीं अनुसूची की राजसूची में उसकी प्रविष्टि है 5। बाद में 73 अमेंडमेंट के तहत अलग से भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट जोड़े गए। भाग 9 के अंतर्गत 16 अनुच्छेद जोड़े गए। आर्टिकल 243 ए से लेकर के ओ तक जो है 16 अनुच्छेद भाग 9 में जोड़े गए। तो इन सभी में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया। लेकिन आपको आज पूछा जाए कि मूल संविधान, यहां पर मूल संविधान लिखना ज्यादा सही रहेगा। मूल संविधान है ना। मूल संविधान में 2 ही जगह जो है पंचायत का उल्लेख मिलता था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो अनुच्छेद 40 जो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, और फिर 7वीं अनुसूची की राजसूची की प्रविष्टि 5। अनुच्छेद जो 40 है उसमें लिखा हुआ है कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा तथा उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। ये वर्ड जो है उसमें लिखे हुए हैं। तो उसको क्रियान्वित करने के लिए ही जो है पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। नियमित चुनाव होते हैं प्रति 5 वर्ष के अंतराल से। प्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है, यानी सदस्यों का निर्वाचन होता है। पंचायतों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है पंचायतों में, है ना। एससी है, एसटी है, महिलाएं हैं, है ना, जनरल है, ओबीसी है, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व उसमें दिया जाता है। एससी एसटी अनपिछड़ा वर्ग महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई पंचायतों में, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। 73 अमेंडमेंट 1992 के तहत संवैधानिक मान्यता पंचायतों को प्रदान की गई है। ये बहुत कॉमन सी पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ पर स्टार्ट होता है
मध्य प्रदेश भारत में पंचायती राज व्यवस्था 73 अमेंडमेंट के पहले की और बाद की व्यवस्था, है ना। पहले किस तरह से व्यवस्था काम करती थी इस संशोधन अधिनियम के, और बाद में किस तरह से परिवर्तन हुए, इन दोनों के बारे में अलग अलग हमें पढ़ना है। और इसके अंतर्गत से 73 अमेंडमेंट के प्रावधान भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आता है 73वें संविधान संशोधन से पहले की पंचायती राज व्यवस्था। मैंने अभी बताया है कि भारत में पंचायतों का जो उद्भव ऋग्वेद में लिखित सभा से, एक्चुअली ग्राम सभा इसमें गलत लिख दिया, सभा से माना जाता है। और इनको प्रारंभ करने का श्रेय जो है राजा पृथु को जाता है, ऐसा उल्लेख मिला है कि राजा पृथु थे, उनको जो है इसको प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। प्राचीन तथा मध्यकाल में पंचायतें विद्यमान रही। इसमें चोल साम्राज्य का खास उल्लेख आता है। ये क्वेश्चन भी प्री में पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में किस काल में पंचायतें काफी समृद्ध थी, है ना। किस काल में या किस साम्राज्य में जो है पंचायतों को ज्यादा अधिकार थे, यानी पंचायती राज व्यवस्था काफी समृद्ध मानी जाती, काफी अच्छी मानी जाती है। तो चोल साम्राज्य जो था उसमें पंचायतों की व्यवस्था काफी अच्छी मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके प्री में भी कई बार पूछा गया है। प्राचीन काल में चोल साम्राज्य का स्थानीय जो शासन है काफी अच्छा समृद्ध माना जाता है, इनको काफी अधिकार दिए गए थे। अंग्रेजी शासन काल में इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इससे जो है उनकी स्थिति खराब हो गई, दयनीय हो गई थी पंचायतों की व्यवस्था। उन्होंने क्या है नगरों के विकास पर ज्यादा जोर दिया। ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो है नगरीय विकास पर ज्यादा जोर दिया गया, ग्रामीण विकास पर जोर कम दिया, है ना। स्वतंत्रता के बाद संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 40 पंचायतों के गठन संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसका मैंने उल्लेख किया है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन के संबंध में कहा गया है कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा तथा उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। 7वीं अनुसूची की राज सूची जो प्रियोरिटी 5 है उसमें स्थानीय स्वशासन के रूप में पंचायतों को सम्मिलित किया गया। ये भी हमने पढ़ लिया है, ये रिपीट पॉइंट है। इसके बाद आता है 73वें संविधान संशोधन के पहले की जो पंचायतें थी उनकी स्थिति आपको यहाँ पर बताना है ना। 73वें संविधान संशोधन के लागू होने के पहले किस तरह की पंचायतें काम करती थी, उनकी क्या स्थिति थी, क्या समस्याएं थी, क्या कमजोरियां थी, क्या सीमाएं थी, उसके बारे में बताना। यहां से ये जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं यहां से एक क्वेश्चन का आंसर और मिल जाता है। पहले पॉलिटी के अंतर्गत क्वेश्चन आया भी है। 73वें संविधान संशोधन को पारित करने की आवश्यकता के कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्यों लाया गया, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसकी आवश्यकता के क्या कारण थी, उसका आंसर यहीं से मिलता है। भाई पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें कुछ कमजोरियां थी, उन कमजोरियों को दूर करने के लिए ही 73 अमेंडमेंट लाया गया, है ना। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू या को पारित करने या लागू करने की क्या जरूरत थी, उसकी आवश्यकता के कारण क्या थे। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको यहां से मिलेगा। और ये आया हुआ पुराना पेपर आप देखेंगे 2019 के आसपास का पेपर, उसके आगे पीछे का पेपर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की आवश्यकता के कारण, उसको क्यों पारित किया गया, क्यों लागू किया गया, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके संबंध में जो आंसर रहेंगे, आंसर के पॉइंट रहेंगे वो यहीं से हमें मिलेगा, है ना। उसमें हमें यही बताना रहेगा कि 73 अमेंडमेंट जो आया लागू हुआ उसके पहले की पंचायतों में बहुत सारी समस्याएं थी, विसंगतियां थी, प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थे, इसीलिए जो है 73 अमेंडमेंट लाया गया। अगर पंचायतें सही ढंग से काम कर रही होती, कोई उनको समस्या नहीं होती, तो 73 की जरूरत नहीं पड़ती अमेंडमेंट की, है ना। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या समस्याएं थी, यानी पहले की स्थिति क्या थी, तो पंचायतों में एक रूपता का अभाव था। एक रूपता का अभाव मतलब सभी, जैसे अभी सभी पंचायतें क्या है, 3 स्तरीय, 3 टियर। अभी जितनी भी पंचायत, सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है, 3 स्तर है उसके। हालांकि एक पॉइंट उसमें लिख दिया गया, अभी हम आप पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन भी अभी यूपीएससी में आया है।
यहाँ से क्वेश्चन भी आया, यूपीएससी प्री भी हुई ना, उसमें पंचायत से क्वेश्चन यहाँ से आया। उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं तो उस राज्य में मध्य स्तरीय पंचायत गठित करना आवश्यक नहीं है, ऐसा लिखा है। तो वहीं से यूपीएससी में क्वेश्चन बना है कि सभी राज्यों में मध्य स्तरीय पंचायतें हैं, उसमें कूट है, कौन सा कथन सही है, ऐसा करके उसमें आता है, कूट दिए रहते हैं। तो उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यूपीएससी का पेपर देखेंगे आपको तो मिलेगा, सभी राज्यों में मध्य स्तरीय पंचायतें हैं, उसमें मध्य स्तरीय वर्ड यूज किया गया है। तो उसका मतलब वही है, वो जानना वही चाह रहा है कि आपको पता है कि नहीं पता कि जो संविधान में बात लिखी हुई है कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है या अधिक नहीं है तो उस राज्य में मध्य स्तरीय पंचायत का गठित करना जरूरी नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो वो एक रेयर मामला हो गया। ज्यादातर राज्यों में जो है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, इसको कहते हैं एक रूपता होना, यूनिफॉर्मिटी, है ना। पहले नहीं थी, पहले एक रूपता नहीं थी, कहीं पर एक स्तरीय पंचायत ही चल रही है, कहीं पर 2 स्तर चल रहे हैं, कहीं पर 3 स्तर हैं, कहीं पर 4 स्तर भी थे। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, हालांकि 3 स्तर हो गई। तो एक रूपता नहीं होने से क्या है, पंचायतों को लेकर के नीतियां बनाने में जो है सरकार को प्रॉब्लम आती है, पॉलिसी बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो अभी जो है एक रूपता इसलिए लाई गई। तो ये जो है एक कमी, पहले की पंचायती व्यवस्था में कमी थी कि सभी जगह एक जैसी पंचायती राज व्यवस्था नहीं, एक रूपता नहीं थी, सब में अलग अलग व्यवस्था है, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय, ठीक है। अभी 3 स्तरीय ज्यादातर, लेकिन वो पॉइंट आपको ध्यान रखना, भी हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी मैं यूपीएससी के पेपर क्वेश्चन देख रहा था, तो उसमें ऐसे ऐसे वो निकालते हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये कहां से उन्होंने रख दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो देते हैं। मतलब वो कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, तो बाल की खाल निकाली जाती है उसमें। मतलब आप देखो तो आपको मजा आएगा, लेकिन मजा कब आएगा, जब आपको नॉलेज होगा तो मजा, नहीं तो आपको तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर से सब जाएंगे। तो ये जब क्वेश्चन पढ़ा तो ध्यान है कि देखो कहां से इसने निकाला है, इतना बारीक। अब कई बच्चे पढ़ते हैं वो समझ ही, मतलब वो आगे बढ़ जाते हैं, वो पॉइंट समझ पढ़ते नहीं कि 20 लाख वाला जो पॉइंट दिया है उसमें, और वहीं से क्वेश्चन बन गया वो पूरा। और पूरे जो उसमें पॉइंट दिए हैं वो पूरे जो है मध्य स्तरीय पंचायत से दिए हुए। एक उसमें पॉइंट मध्य स्तरीय पंचायत की निगरानी के लिए, वित्तीय व्यवस्था की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री द्वारा एक आयोग गठित किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन दिया। तो जबकि उसमें राज्यपाल करता है, वो ओवरऑल करता है हालांकि, लेकिन उसमें मध्य स्तरीय पंचायत करके दिया हुआ। यूपीएससी का आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें क्या रहता है, मैंने कई बार चेक किया, उसमें आधा सही है और आधा सेंटेंस गलत रहता है। तो बच्चे को लगता है कि यार आधा सही है तो ये भी सही होगा, तो हिसाब से उसका गलत हो जाता है। तो मान लीजिए 2 सेंटेंस उसने एक ही पॉइंट में लिखे हुए, तो आधा तो सही हो रहा है, लेकिन आधे में कुछ पॉइंट गड़बड़ है, तो उसको हटाना पड़ता है। ये इस तरह, तो मतलब मजेदार क्वेश्चन देते हैं, उनको मानना पड़ेगा जो बनाते हैं, मतलब उनको कितना डेप्थ नॉलेज होता है, कितनी एनालिटिकल अप्रोच रहती है। हमारे यहाँ तो बीपीएससी में तो ऐसे क्वेश्चन देते हैं, फिर उसमें ऑप्शन भी ऐसे दे देते हैं कि बच्चे को अगर नहीं आ रहा है, कॉमन सेंस लगाएगा तो सही करके आ जाएगा। और अभी जो इसमें देख रहा था मैं, अभी कल इसका हुआ है, परसों संडे को इसका हुआ है ना एपी का, तो एपी का मैं पेपर देख रहा था पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छे क्वेश्चन उन्होंने इसके दिए कॉन्स्टिट्यूशन के, हालांकि वो लेवल नहीं है, उसमें 1-2 क्वेश्चन तो गलत ही दिए उन्होंने, 2-3 क्वेश्चन तो मुझे गलत ही लग रहे हैं, मतलब एकदम गलत है। वो कोई अपील करेंगे तो पता चलेगा है। कौन सा? हाँ वो तो नहीं देखा। कोई टर्मिनोलॉजी है, कोई टर्म है क्या, पता नहीं, वो नहीं देखा मैंने।
बाकी इसके मैंने क्वेश्चन देखे थे, जो पॉलिटिकल साइंस जो एपी हुआ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, पब्लिक एड के क्वेश्चन भी काफी टफ दिए उन्होंने, वो बच्चे नहीं कर पाए होंगे जो क्वेश्चन, जिस लेवल की पब्लिक एड क्वेश्चन दिए ना। पॉलिटिकल साइंस वालों को पब्लिक एड वीक रहता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, तो वो उसको नहीं कर पाए होंगे, ऐसे क्वेश्चन दिए। व्यवस्थावाद का क्वेश्चन एक क्लासिकल थ्योरी का दिया उन्होंने, काफी टफ क्वेश्चन। तो ये है। हाँ, तो पंचायतों एक रूप का ना होना, नियमित चुनाव ना होना, पहले नियमित चुनाव नहीं होते थे, है ना। तो इन सभी के लिए 73वें संविधान संशोधन में प्रावधान किए गए, है ना। जैसे यहाँ पर एक रूप का नहीं थी, तो उसमें प्रावधान कर दिया, कभी 3 स्तरीय व्यवस्था होगी, 3 टियर का प्रावधान किया गया है। नियमित चुनाव नहीं होते थे पहले, तो उसमें प्रावधान कर दिया गया कि किसी भी पंचायत को 6 माह से अधिक अवधि के लिए विघटित या डिजॉल्व नहीं रख सकते, 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी होगा। ये प्रावधान उसमें डाला गया, इसलिए डाला गया। तो ये जो हम प्रावधान पढ़ रहे हैं, इन सभी ये जो समस्याएं पढ़ रहे हैं, स्थिति जो पढ़ रहे हैं, उन सभी के संबंध में कुछ ना कुछ प्रावधान 73 अमेंडमेंट में किया गया, है ना। आई बात समझ में? एक रूप का नहीं थी, इसलिए क्लियर मेंशन कर दिया गया कि 3 स्तरीय व्यवस्था होगी, है ना। आर्टिकल 243B है पॉइंट, आर्टिकल जो है 243B में किया गया। अभी हम पढ़ेंगे पूरा जो एक्ट, तो उसमें भाग 9 उसमें दिए हैं। तो अनुच्छेद 243 जो बी है, 243B में जो है ये प्रावधान किया गया गठन का। उसमें लिखा हुआ है कि सभी जो पंचायत, सभी राज्यों में पंचायतें 3 स्तरीय होंगी। फिर उसी के नीचे लिखा है कि 20 लाख से अगर कम जनसंख्या किसी राज्य की, तो वहां पर मध्य स्तरीय पंचायत का गठन जरूरी नहीं होगा, ऐसा भी लिखा हुआ है। फिर ये कार्यकाल के वहां पर इसका मेंशन किया गया है, आर्टिकल 243Z, आर्टिकल 243E में है इसका, 243E है, उसमें कार्यकाल का है। इसमें 5 साल कार्यकाल होगा, पहले भी था, लेकिन पहले 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी नहीं था, ये मेंशन नहीं था। तो इसमें चूंकि नियमित चुनाव नहीं होते थे, नियमित चुनाव हो, इसीलिए जो है उसमें प्रावधान कर दिया गया कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी होगा। किसी पंचायत को 6 माह से अधिक अवधि के लिए भंग नहीं रख सकते, विघटित नहीं रख सकते, डिजॉल्व नहीं रख सकते, ये प्रावधान किया गया इसके लिए, ठीक है। पंचायतों के लिए एक केंद्रीय कानून न होना तथा प्रत्येक राज्य में अलग अलग कानून होना। पहले जो है अलग अलग कानून होते थे, हर राज्य में अपने हिसाब से कानून संचालित होता था, केंद्र स्तर का कोई कानून नहीं होता था। तो उसके लिए 73 अमेंडमेंट लाया गया, इसी के लिए लाया गया। अभी वर्तमान में एक केंद्रीय कानून वही है, 73वां संविधान संशोधन 1992, ये केंद्रीय कानून है। फिर इसको लागू करने के लिए राज्यों ने अपने अलग अलग कानून बनाए, तो एक तो है कम से कम, पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, केवल राज्यों के अपने अलग अलग कानून हुआ करते थे, केंद्र का कोई कानून नहीं होता था। तो उसके लिए अब 73 अमेंडमेंट 1992 लाया गया, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो भी व्यवस्था उस समय थी, उस व्यवस्था, उस समस्या का समाधान करने के लिए अभी 73 अमेंडमेंट में प्रावधान किए गए। निर्वाचन के लिए पृथक आयोग की व्यवस्था नहीं थी, तो अब इसके लिए अलग से निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, आर्टिकल 243K के अंतर्गत। वित्त के लिए पृथक आयोग की व्यवस्था नहीं थी, तो वित्त के लिए पृथक राज्य वित्त आयोग गठित किया गया आर्टिकल 243I के अंतर्गत, इसका आर्टिकल 243I। वित्तीय अधिकार सीमित थे, पहले जो है वित्तीय सोर्स बहुत ज्यादा इनको नहीं दिए गए थे ना, राज्य सरकारों को बहुत ज्यादा निर्भर हुआ करते थे, पंचायतें निर्भर हुआ करती थी। अब जो है इनके लिए कर लगाने के संबंध में सोर्स दे दिए गए हैं, क्षेत्र दे दिए गए हैं, और फिर ये भी कर दिया गया कि राज्य विधानमंडल जो है इनको कर लगाने का अधिकार सौंप सकती है, ये भी प्रावधान किया गया है। केवल क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में कार्य करते थे, इनको बहुत ज्यादा अधिकार नहीं थे। और अभी जो है 73 अमेंडमेंट के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें 29 सब्जेक्ट जोड़ दिए गए, तो 29 विषयों के संबंध में इनको निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। मतलब पहले केवल क्रियान्वित करने का काम करते थे, अब जो है निर्णय लेने का अधिकार भी दे दिया गया। नियम न्याय पंचायतों का विद्यमान होना, पहले न्याय पंचायतें विद्यमान थी, अभी इस तरह की पंचायतें विद्यमान नहीं। कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के आरक्षण की स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी पहले, हालांकि आरक्षण SC/ST को के लिए तो था, लेकिन कोई स्पष्ट नहीं था कितना आरक्षण दिया जाए, कैसे दिया जाए। महिलाओं के लिए तो था ही नहीं, क्या है ना। तो अभी जो है SC है, ST है, उनको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण क्लियर मेंशन कर दिया गया है।
महिलाओं को आरक्षण 33% है, मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण है, ये सब व्यवस्था की गई। ओबीसी के लिए नहीं था आरक्षण, अभी ओबीसी को भी आरक्षण देने की बात, देने का उल्लेख है संविधान में, है ना। पंचायतों के लिए विषय निश्चित नहीं थे, अभी मैंने बताया कि निश्चित कर दिए गए हैं। 29 सब्जेक्ट निश्चित है, इनके संबंध में निर्णय पंचायत ले सकती है, लेती है ना। तो इस तरीके से ये पूर्व की स्थिति मैंने बताई है। और जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को हम एक जगह यूज कर सकते हैं। कहां पर? अगर आप पूछ रहे हैं कि 77वें संविधान संशोधन की आवश्यकता की क्या कारण, यानी क्यों इसको लागू पारित किया गया इस अधिनियम को, तो वहां पर भी ये पॉइंट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद किस तरीके से ये इसको हम कह सकते हैं पंचायतों का विकास। 73 अमेंडमेंट से पूर्व की पंचायती व्यवस्था, या इसी को हम भारत में पंचायतों का विकास भी कह सकते हैं। भारत में पंचायतों का विकास, ये देखिए आर्टिकल जो 40 हमने पढ़ा है अभी, डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 40 जो गांधी जी से प्रेरित माना जाता है, गांधी जी के प्रयासों से। हालांकि गांधी जी तो संविधान सभा में थे नहीं, है ना, गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे क्योंकि चुनाव नहीं लड़े। अब आप सोचिए कि दोनों देशों के जो पिता थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं, संविधान सभा का चुनाव भी नहीं लड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, दोनों राष्ट्रपिताओं ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा और संविधान सभा के अंग नहीं थे, यानी उनका संविधान के निर्माण में प्रत्यक्ष कोई योगदान नहीं, डायरेक्टली कोई योगदान नहीं, अप्रत्यक्ष योगदान है क्योंकि उनके विचारों को ध्यान में रखकर कुछ प्रावधान जोड़े गए, है ना। गांधी जी से प्रभावित बहुत सारे डीपीएसपी हैं, तो एक ये डीपीएसपी जो है आर्टिकल 40 भी है ना। तो गांधी जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 40 संविधान में जोड़ा गया था। तो उसको क्रियान्वित करने के लिए ये पहला कार्यक्रम भारत में लागू किया गया था, जिसको कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है भारत में ग्रामीण विकास संबंधी पहला कार्यक्रम माना जाता है। तो यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम अलग से एक टॉपिक आपकी सिलेबस में 5वीं यूनिट में दिया गया है। इसी में 5वीं यूनिट में एक टॉपिक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया, ये पुराने सिलेबस में भी था सोशियोलॉजी के, और अभी इसमें भी उन्होंने डाला है, चेंज नहीं किया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो यही है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसमें ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 को ये प्रारंभ हुआ। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, अधिक अन्न उपजाऊ जांच समिति, अध्यक्ष के मुंशी। इसकी सिफारिश के आधार पर ही जो है ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसका समय है 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर गांधी जयंती का अवसर था जब इसको स्टार्ट किया गया। और इसकी अवधारणा कहां से ली गई, ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं। तो रसिया की अवधारणा है ये, और इसको वित्तीय सहायता प्रदान की थी अमेरिका ने। अमेरिका का एक संगठन है फोर्ड फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन अमेरिकी संगठन है, उसने जो है इसको वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इन सब के बावजूद जो है ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया, ये कार्यक्रम असफल माना जाता है ना। ग्रामीण विकास संबंधी जो है ये कार्यक्रम था, लेकिन सफल नहीं हुआ। उद्देश्य इसका अनुच्छेद 40 को लागू करके ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना, ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। भारत का पहला ग्रामीण समुदाय ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रम माना जाता है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। इसकी असफलता के कारणों में सबसे बड़ा जो कारण बताया जाता है वो है इसको प्रशासनिक अमले द्वारा संचालित करना। ये भी आपको पूछ सकता है, समुदाय विकास कार्यक्रम चूंकि टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ तो खैर नहीं पूछेगा, उसके अंतर्गत पूछ सकता है कि समुदाय विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण बताइए 2 मार्क्स में। तो इसकी असफलता का मुख्य कारण है कि इसको जनता के सहयोग से संचालित न करके प्रशासनिक अमले द्वारा संचालित किया गया। इसमें जनता का सपोर्ट नहीं लिया गया, है ना, प्रशासन द्वारा इसको चलाया गया, इसीलिए जो है इसको असफल माना गया है। और
इसकी असफलता के कारणों का पता लगाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। फिर बलवंत राय मेहता समिति ने इसका एनालिसिस किया कि भाई ये असफल हुआ तो क्यों हुआ। तो उसने एनालिसिस करके बताया कि इसको चूंकि जनता के सपोर्ट से नहीं चलाया गया इसलिए सफल नहीं हुआ। अब जो भी व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर संचालित की जाए उसमें जनता का सीधा सहयोग लिया है, इसलिए उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। बलवंत राय मेहता समिति ने बोला कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी कार्यक्रम को जनता के सहयोग से अगर संचालित किया जाएगा तो वो सफल होगा। और इसी के लिए जो है उन्होंने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संचालित करने की सिफारिश की। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया और उनकी सिफारिश पर ही जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई और आज चल रही है। इसलिए बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार बोला गया है, आर्किटेक्ट इसको बोलते हैं, शिल्पकार, आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार जो है बलवंत राय मेहता या बलवंत राय मेहता समिति को माना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं, प्री में भी आ रहे हैं, मेंस में भी आए हैं, तो इनको बहुत बारीकी से आप लोगों को समझना है ना। ठीक, तो अब आगे हम कल इसको कंप्लीट कर पाएंगे। कंप्लीट अब खैर इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी चीजें इसमें हैं और चूंकि इससे जो है 3 जगह जो पंचायती राज व्यवस्था आपको दी हुई है वो पूरा कवर हो जाएगा, तो इसलिए इसमें समय लगना जरूरी भी है।